नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली में। आज बहुत ही हलचल भरा दिन रहा राजनीतिक हलकों के अगर हिसाब से देखें तो कल रात से ही अगर कहें तो दिल्ली के अंदर काफी हलचल बढ़ी हुई थी और उसका सबसे बड़ा कारण है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ईडी को लेकर जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी समन को लेकर आज सरकार पर जमकर हमला किया। शराब घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन में गैरमौजूदगी बताते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद जांच कराना नहीं, पूछताछ के बहाने गिरफ्तार करना है ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि 2 साल से कई एजेंसीज कई छापे मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक पैसे का हेरफेर दिखा नहीं पाए हैं, साबित नहीं कर पाए हैं। अगर भ्रष्टाचार होता तो इतने करोड़ों रुपए आखिर कहां गए। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह इसलिए जेल में नहीं है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, बल्कि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि कल आम आदमी पार्टी ने रात में जो उनके नेता हैं उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि उनको ऐसा लग रहा है कि आज अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी हो सकती है। सुबह से ही इसके ऊपर काफी गहमा गहमी रही। बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल को जांच से बचने का आरोप लगाते हुए ये कहा कि अरविंद केजरीवाल यहां पर जांच से बच रहे हैं, लेकिन ईडी ने फिलहाल ये स्पष्ट किया है कि अरविंद केजरीवाल की अभी फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं है और उन्हें चौथा समन भेजने की तैयारी है। पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने क्या कहा, आपको जरा वो सुनवाते हैं। सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इंकार कर दिया है। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल इसे अपने खिलाफ एक साजिश बताते हैं, इसी पर भारतीय जनता पार्टी ने आज उनके ऊपर वापस हमला किया और कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच से बच रहे हैं। और सवाल किससे पूछ रहे हैं? जांच एजेंसी से। मतलब इसे शब्दशः ना लिया जाए। वैसे तो सारी जनता उस भाव को समझती है। हिंदी में एक कहावत होती ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज उसी किरदार को वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक टेक्निकलिटी की बात है तो अगर उनको लगता है कि कोई टेक्निकल इशू है तो वो न्यायालय से जाकर समाधान प्राप्त कर सकते थे, मगर यहां टेक्निकल नहीं, मॉरल इशू है। यहां न्यायिक विषय नहीं है, यहां नैतिक विषय है। और केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते। केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि वो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया, और उन्हीं के नेतृत्व में उनके 3 मंत्री, उनके 3 वरिष्ठ सहयोगी मंत्री इंक्लूड है, जो आज जेल में है। उन्हें बेल नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि शराब घोटाले में बहुत गंभीर आरोप है। कोर्ट्स भी देख रही है कि इसमें कुछ ना कुछ है। अब केजरीवाल जी को तो जवाब देना चाहिए, सत्य बताना चाहिए।
वो अपने आप को कहते हैं कि ईमानदार है, पर ये कैसी ईमानदारी जो चाहते हैं, जो रोक रहे हैं कि जांच ना हो? ये कैसी ईमानदारी जो जांच एजेंसीज के समन्स को इग्नोर कर रहे हैं? ये कैसी ईमानदारी जो ये जवाब नहीं दे पा रहे कि घोटाला कैसे हुआ? तो इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले शरद जुड़ेंगे, शरद के साथ साथ हमारे साथ मुकेश भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं मुकेश आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो पूरा मामला है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी के समन की जो बातचीत लगातार जारी है, उस पर सूत्रों ने क्या कहा है? कल इतना बड़ा माहौल बनाया गया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है, उस पर ईडी के सूत्र क्या कह रहे हैं? मुकेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सोर्सेस हैं उनके मुताबिक जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको ऑलरेडी 3 सम्मन जारी हो चुके हैं, लेकिन तीनों सम्मन के दौरान उन्होंने जवाब जो है एक से दिया है। अब जो ईडी है वो उनके जवाब को एग्जामिन कर रही है और एग्जामिन करने के बाद हो सकता है कि ईडी कोर्ट जाए, क्योंकि अगर 3 सम्मन में कोई पेश नहीं होता है तो जांच एजेंसी के पास ये अधिकार है कि वो कोर्ट जा सकती है और कोर्ट पे जाकर वो गैर जमानती वारंट हासिल कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो ईडी है वो अरविंद केजरीवाल का जो जवाब है, रिप्लाई है, उसको एग्जामिन कर रही है और एग्जामिन करने के बाद इस पर अगला कदम उठाएगी। लेकिन सूत्रों की माने तो जो ईडी है वो अरविंद केजरीवाल को चौथा सम्मन जारी करने वाली है। अगर वो चौथे सम्मन में नहीं आएंगे, इसके बाद हो सकता है कि जो ईडी है वो कोई लीगल एक्शन ले। लेकिन कल जिस तरह से लगातार ये खबरें आ रही कि ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली है, उसको लेकर जो हमारे सोर्स है ईडी में है, उन्होंने कल रात में ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि ऐसी कोई कार्रवाई फिलहाल वो करने नहीं जा रही है, क्योंकि झारखंड के सीएम जो हेमंत सोरेन है उनको ईडी माइनिंग केस में ऑलरेडी 6 सम्मन जारी कर चुकी है, उसके बाद भी वो पेश नहीं हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल को अभी केवल 3 सम्मन जारी हुए हैं। अभी जांच एजेंसी इंतजार करेगी, उनके जवाब को एग्जामिन करेगी और उसके बाद अगला कदम उठाएगी। तो जांच एजेंसी जो है उसने कम से कम ये स्पष्ट कर दिया कि अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा कार्यक्रम उनका है नहीं, और दूसरी बात यह है कि अगर उन्हें गिरफ्तार करना भी होगा तो अनाउंसमेंट करके तो ईडी गिरफ्तार करने जाएगी नहीं। शरद, ये जो पूरा मामला कल से उठा है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो रहे हैं, ये पहली बार नहीं। आम आदमी पार्टी कई बार ऐसी आशंका जता चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुझे याद है गुजरात चुनाव के प्रचार से पहले भी इस तरीके की कई अफवाहें उड़ी थी। लेकिन क्यों आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बस अब कभी भी हो सकती है? देखिए, वैसे तो इस मामले में अरविंद केजरीवाल का नाम क्यों आया हुआ है, हालांकि आरोपी के तौर पर नहीं, लेकिन कैसे आया हुआ है ये हम सब जानते हैं। लेकिन आप समझिए कि अगर इस मामले के अंदर आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में हैं, संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, तो आम आदमी पार्टी को इस बात में कोई शक है ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए कि अगर ये नेता भी गिरफ्तार हो सकते हैं तो उनके सर्वोच्च नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी गिरफ्तार हो सकते हैं। और जब बीजेपी के नेता ये केवल आज से नहीं, ये तो काफ़ी समय से कह ही रहे हैं कि इसमें आखिरकार इसके सरगना, इसमें जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, इसके सरगना अरविंद केजरीवाल हैं। तो अगर बीजेपी इस बात को कह रही है तो फिर आम आदमी पार्टी भी वही बात कह रही है कि हाँ गिरफ्तार हो सकते हैं, बीजेपी भी वही बात कह रही है कि गिरफ्तार हो सकते हैं। तो फिर ये क्यों ना मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल वाकई में गिरफ्तार हो सकते हैं। हालांकि ये कब होगा क्या और उसकी प्रक्रिया किस तरह से आगे चलेगी, ये अभी हम आगे देखेंगे। जब पूछताछ होगी या अगर ईडी कोर्ट जाएगी तब हम देखेंगे। लेकिन जब दोनों पक्षी एक बात कह रहे हैं तो फिर तो गिरफ्तारी हो ही सकती है। और क्योंकि पीएमएलए का कानून भी ऐसा है, अंकित, आप जानते हैं कि एक बार इसमें गिरफ्तारी हो जाए तो फिर जमानत होना इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए भी आम आदमी पार्टी को ये डर है, ये चिंता भी है कि अगर अरविंद केजरीवाल को अभी गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आने वाले समय में पहले लोकसभा चुनाव हैं, उसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव है, फिर दिल्ली के हैं, तो कैसे पूरी की पूरी पार्टी या सरकार जो है वो फंस जाएगी, आगे अपना जो प्लान है वो कामयाब कैसे कर पाएगी। तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी में चिंता है और उसी की वजह से ये जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं, ये सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। शरद, बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी इसको बार बार कह रही है कि देखिए अरविंद केजरीवाल जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन उसके साथ साथ ये जो पूरा मामला है ये अकेला मामला नहीं है। अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें जो हैं वो और भी बढ़ रही हैं। वो किस लिए बढ़ रही हैं? क्योंकि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मोहल्ला क्लिनिक से जुड़े एक मामले में सीबीआई की जांच की सिफारिश कर दी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो पेट प्रोजेक्ट है, आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक, उसमें होने वाले पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट में घोटाले का आरोप लगा है। बीजेपी ने कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट हुए हैं और एक दिन में 500 मरीजों को डॉक्टर कैसे देख रहे हैं, इसको लेकर आज आरोप लगाए गए। अब तो जांच भी आंच के घेरे में आ रही है। अर्थात ये जो तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी, यानी पैथोलॉजिकल टेस्टिंग की। अब जो विजिलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई हैं कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। अभी डीजीएचएस किसने लगाई है? हमने तो नहीं लगाई। ये हेल्थ सेक्रेटरी किसने लगाए हैं? हमने तो नहीं लगाए। कौन इन्हें ढूंढ के लाया है? ये आप सब जानते हैं। उन्हीं के ढूंढे हुए लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और वो ही उसकी जांच करा रहे हैं। तो आप तो अपनी ही जांच करा रहे हो, हमारी कोई ना करा रहे हो। आपके द्वारा लगाए हुए लोगों की जांच आप ही करा रहे हो। भाई जो भी दावा हो, कौन कर रहा है? मंत्री वहां पे घोस्ट बना के घूम रहा है, अफसर ही कर रहे हैं ना। कौन है अफसर? इन्होंने ही लगाए हुए हैं। हमने तो शिकायत कर रखी है। ये उन पे कार्रवाई नहीं करना चाह रहे, ये उनको बचा के बैठे हैं। आज भी बचा रहे हैं। हमने सिफारिश लिखित में कर रखी है, हमने सिफारिश सुप्रीम कोर्ट तक में कर रखी है। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? मेरे सहयोगी शरद शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश रंजन शुक्ला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, ये एक और मुश्किल ही मान लें इसको, क्योंकि एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो अब तो खैर पुराने हो गए, लेकिन एक के बाद एक जांच का दायरा अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। कह सकते हैं अंकित इसको, लेकिन ये इतने सीधे तौर पर मुश्किल बढ़ाने वाला नहीं है। बेशक ये मुश्किल इस तौर पर तो ज़रूर है कि जो मोहल्ला क्लिनिक है, ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है अरविंद केजरीवाल की। तो अगर उसमें भ्रष्टाचार के मामले निकल के आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए संकट की बात है, परेशानी बढ़ाने वाली बात है। लेकिन इसमें उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार जो है, ये अलग पेज पर नजर नहीं आ रहे हैं अंकित। ये कैसे कि सौरभ भारद्वाज ने ही 20 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले की थी और ये कहा था कि 7 मोहल्ला क्लिनिक की जांच हुई और उसमें यह पाया गया कि गलत तरीके से अटेंडेंस लगाई जा रही है, वीडियो में छेड़छाड़ करके, और गलत तरीके से अटेंडेंस लगाई जा रही थी, जिसके बाद में उन लोगों को हटा दिया गया जो डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक में होते हैं। उसी की जब फर्दर आगे जाँच की गई तो उसमें उन्होंने ये भी बताया था पहले कि 26 लोगों को उस डी-एम्पैनल कर दिया गया है, वहाँ से हटा दिया गया है। उसी की जब आगे जांच होती है तो उसमें यह बात निकल के आती है कि जो लैब में टेस्ट होते हैं वो प्राइवेट लैब्स में होते हैं। तो वो जो टेस्ट हुए हैं उसके अंदर जो एक बेसिक चीज़ होती है कि आप अपना फ़ोन नंबर बताइए,
तो जो फोन नंबर उसके अंदर बताए गए हैं उसमें गड़बड़ी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसमें करप्शन हुआ है। गड़बड़ी कैसी है? गड़बड़ी ये है कि 11,657 ऐसे मामले देखे गए जिसमें मोबाइल नंबर 0 लिख दिया गया। 8,251 मामले ऐसे देखे गए जिसमें मोबाइल नंबर लिखा ही नहीं गया। 3,092 ऐसे मामले देखे गए जिनके अंदर फोन नंबर लिख दिया गया 99999999। ये जो एक बहुत वीआईपी नंबर है, ये 3,000 मामलों में लिख दिया गया। किसी मोबाइल का नंबर 1 2 3 4 5 से शुरू नहीं होता, लेकिन वहां पर ऐसा भी लिख दिया गया। तो इसकी वजह से इस बात को बल मिल रहा है, शक को बल मिल रहा है कि क्या ये जो प्राइवेट लैब में टेस्ट रेकमेंड हुए, जो कि पॉलिसी है सरकार की, क्या इसमें करप्शन हुआ है? तो इस वजह से करीब 6 लाख टेस्ट हुए हैं 3 महीने के अंदर, तो उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो एलजी हो या दिल्ली सरकार हो, दोनों ही इसमें कम से कम इस पर एक मत है कि हाँ, कुछ ना कुछ हुआ है और इसकी जांच जो है वो होनी चाहिए। तो रवीश, इसमें अरविंद केजरीवाल सरकार कैसे फंसेगी? क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जो भी वो मामला उठाते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोशिश है कि लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने मामले हो जाएं कि उनको भी जनता समझने लगे कि जैसे बाकी नेता हैं वैसे ही यही नेता हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी लड़ाई या सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि करप्शन और डायनेस्टी दोनों ही उन पर चिपक नहीं रहे थे। करप्शन चिपकाने की भरपूर कोशिश है। देखिए, बिल्कुल अंकित, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि स्वास्थ्य महकमे में जो भ्रष्टाचार कथित तौर पर महीने भर में ये दूसरा भ्रष्टाचार है, तो ये शराब घोटाले से भी बड़ा भ्रष्टाचार है। उनका ये कहना है कि अभी आपने देखा होगा कि 15-20 दिन पहले जब दवाओं की लैब टेस्ट करवाई गई तो कई सारी दवाओं के नमूने फेल हो गए। उस पर आरोप ये लगे दिल्ली सरकार के ऊपर में कि कहीं ना कहीं दवाइयों की सप्लाई पर भी जो है वो काफी सारा जो है वो करप्शन है। अब जो है ये आया है एक नया मामला की पैथोलॉजी जो टेस्ट हुआ है, इसमें बड़े तादाद में जो है वो नंबर फर्जी निकले हैं। और ये कहा जा रहा है, जो लोग जांच में शामिल हैं, उन कुछ ऑफिसर से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि ओपीडी की संख्या जो है वो कम हो रही थी, लेकिन जांच की संख्या बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर में, कि फर्जी जांच दिखाकर फिर ये जो 2 फर्म अभी जो जांच के दायरे में आई हैं, इन 2 फर्म से किकबैक जो है वो कथित तौर पर लिया गया। तो ये सारे आरोप हैं और इन्हीं आरोपों पर खुद दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने इन 3 महीनों के, यानी जुलाई से लेकर सितंबर तक के टेस्ट की जांच की है। और उस पर जो है जब वो जांच रिपोर्ट सौंपी गई, तब इसमें पता लगाया गया कि जो हजारों टेस्ट हैं वो फर्जी टेस्ट किए गए हैं और उन फर्जी टेस्ट के आधार पर पैसा जो है वो दिल्ली सरकार से भुगतान ले लिया गया। तो अब इस पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। तो देखने वाली बात यह होगी कि आखिर सीबीआई इसमें क्या पता लगाती है। लेकिन एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि जल बोर्ड में काफी बड़ा घोटाले की बात सामने आ रही है कथित तौर पर। इसके बाद में स्वास्थ्य महकमे में भी लगातार एक के बाद एक ये दूसरा घोटाले की बात सामने आ रही है। तो सरकार निश्चित तौर पर घिरी हुई है। सरकार ये कहकर केवल पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हमने भी इस जांच की सिफारिश को कहा था, बल्कि स्वास्थ्य महकमा आपके अंडर में है, तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी बनती है। ये जब जांच आगे बढ़ेगी तो इसमें आप देखिएगा कि तमाम सारे लोग जरूर फंसेंगे और कहीं ना कहीं जो जांच की आंच है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचेगी। जांच की आंच जो है वो आंच बहुत सारी पहुंच रही है अरविंद केजरीवाल तक। उसका कितना असर राजनीति के तौर पर होता है, बीजेपी को फायदा होता है, नहीं होता है, लोकसभा के बाद जब अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी ये बात बड़ी दिलचस्प होगी देखने में। शरद, रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और राजनीतिक खबर की। दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि राहुल गांधी की यात्रा का नाम जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा, यानी कि भारत जोड़ो संस्करण 2.0। इस यात्रा का फोकस आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा। ये यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी। अब सीट शेयरिंग और इन सब मामलों पर भी ये जो पूरी यात्रा है, ये कांग्रेस की आज इस पे स्ट्रैटेजी जरूर बनी है। भारत जोड़ो यात्रा से जो हमने सफलता हासिल की थी, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर न केवल हमारे संगठन पर परंतु हमारे देश की राजनीति पर पड़ा, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको आगे ले चलना चाहिए। इसलिए
इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। न्याय तो मकसद ही है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। चलिए इसलिए चलते हैं। मेरे सहयोगी हिमांशु ने इंडिया गठबंधन के ऊपर किस तरीके से जो आजकल चर्चाएं चल रही हैं, क्या नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, उस पर कुछ पार्टियों की हामी है, कुछ पार्टियों की हामी नहीं है। अखिलेश सिंह ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार एक परिपक्व नेता हैं और संयोजक पद के लिए उनके नाम पर कांग्रेस को ऐतराज नहीं है। तो क्या इस मुद्दे पर भी इंडिया गठबंधन में दो फाड़ है? इस पर हमारे सहयोगी हिमांशु ने कुछ नेताओं से बात की। आपको पहले सुनवाते हैं। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह हैं। एक फैसला हुआ है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। बिहार में जब ये यात्रा पहुंचेगी, क्या वहां पर जो इंडिया ग्रुप की जो पार्टियां हैं उनके नेताओं को भी न्योता दिया गया है? ये निश्चित रूप से नीतीश जी को, तेजस्वी जी को, लेफ्ट के सभी नेताओं को हम लोग आमंत्रित करेंगे और वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार, लालू यादव ये लोग भी यात्रा में भाग लें? लालू जी का तो सेहत थोड़ा अभी ये है, लेकिन कहीं न कहीं तेजस्वी जी तो जरूर रहेंगे। और एक जो मांग जेडीयू की तरफ से आ रही है कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाना चाहिए, इंडिया ब्लॉक जो बना है उसको कोई कांग्रेस पार्टी को कभी ऐतराज नहीं है। परिपक्व लीडर हैं, अनुभव, दक्षता सब लोग जानता है उनके बारे में, लेकिन अकेले कांग्रेस पार्टी को ये निर्णय तो लेना नहीं है, नहीं तो पहले हो गया रहता। सभी जो 25-26 दल हैं, सब नेताओं को मिलके और तय करना है। तो नीतीश जी निश्चित रूप से उसमें परिपक्व लीडर हैं, अनुभवी हैं, उनकी दक्षता पर कोई ये नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार में क्षमता है कन्वीनर बनने की और कांग्रेस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? नहीं, कांग्रेस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं जी। तो आपको लगता है इस पर अगली जब बैठक होगी तो इस पर भी विचार होना चाहिए? आपको लगता है ऑलरेडी ये विचार मंथन हो रहा है, कभी भी निर्णय हो सकता है? कभी भी निर्णय हो सकता है। नीतीश कुमार कन्वीनर बनाए जा सकते हैं, इसकी एक संभावना है? जरूर संभावना है उसकी। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से सचिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो मेरे सहयोगी हिमांशु ने बातचीत की। अब ये एक बड़ा जो मुद्दा है, इस पर टीएमसी और कुछ पार्टियों की अलग राय है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की भी अलग राय है, कांग्रेस की इस पर अलग राय है। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, दो अहम बातें। कांग्रेस की जो मीटिंग हुई उसमें ये जो सीट शेयरिंग वाला मुद्दा है, ये भी कुछ डिस्कस हुआ क्या? क्योंकि कल टीएमसी के कई नेता ये बात कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत लेट कर रही है। ममता बनर्जी को उन्होंने 31 जनवरी तक का समय दिया था कि सीट शेयरिंग हो जाएगी, अब तक हो नहीं पा रहा है। उस पर भी कुछ बातचीत हुई है क्या? देखिए, औपचारिक तौर पर कांग्रेस ने ये कहा है कि अलग अलग राज्यों में जो तैयारियां चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है, लेकिन अलायंस जो है उसको लेकर जो एक नेशनल अलायंस कमेटी बनाई गई है, जिसके कन्वीनर मुकुल वासनिक हैं, वो आज देर शाम करीब 6:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे को एक विस्तृत रिपोर्ट देने वाले हैं। उन्होंने सभी राज्य इकाइयों के नेताओं के साथ बातचीत की है। कांग्रेस मुख्यालय से फिलहाल इस बात की चर्चा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब ये ऐसे राज्य हैं जहां पर, पश्चिम बंगाल भी, जहां की जो राज्य इकाई है वो चाहती है कि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 4-5 राज्यों में जो मुख्य अलायंस पार्टनर्स होने वाले हैं कांग्रेस के लोकसभा चुनावों में, उनका भी वर्चस्व है। और आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिन में लगातार अधीर रंजन चौधरी, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और आज वो बैठक में शामिल भी नहीं हुए, ये कहते हुए कि उनके ज़िले में उनके कुछ अपने कार्यक्रम थे, इसलिए वो बैठक में नहीं शामिल हो सकते। ये माना जा रहा है कि वो नाराज़ हैं जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान तृणमूल कांग्रेस के साथ अलायंस सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की जो राज्य इकाई है कांग्रेस की, वो चाहते हैं करीब 40 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और कांग्रेस को बार्गेन जो है अच्छी तरह करना चाहिए समाजवादी पार्टी और दूसरे अलायंस पार्टनर्स के साथ। जो बिहार इकाई है उनकी तरफ से कांग्रेस हाईकमान के सामने ये प्रस्ताव रखा गया है कि कम से कम 12 सीटों पर कांग्रेस को बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने जो सीएलपी लीडर हैं पंजाब असेंबली में, पूर्व पंजाब कांग्रेस के प्रमुख हैं प्रताप सिंह बाजवा, उनका एक इंटरव्यू किया है अंकित,
और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये कहा कि देखिए, इस पर हमने अपनी बात कांग्रेस हाईकमान के सामने रखी है और पंजाब में कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है और अपने बल पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और उन्होंने पंजाब सीएम के खिलाफ भी बहुत बयानबाजी की। तो बहुत साफ संकेत उन्होंने दिया कि देखिए, अलग अलग राज्य इकाइयां हैं, उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं और ये बात उन्होंने प्रमुखता से पार्टी हाईकमान के सामने रखी है। और ये फैसला, हालांकि उन्होंने अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ा है, लेकिन आज शाम को मुझे लगता है बड़ी तस्वीर साफ होगी जब मुकुल वासनिक, जिस कमेटी के कन्वीनर हैं नेशनल अलायंस कमेटी के, वो अपनी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को जब सौंपेंगे कि उसमें उन्होंने क्या क्या प्रस्ताव अलग अलग राज्यों में दिए हैं। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक लेके वापस आते हैं। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है। गुरुग्राम में 27 साल की एक पूर्व मॉडल दिव्या बहुजा की हत्या की जांच गुरुग्राम क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। इस मामले में एक होटल के मालिक अभिजीत सहित अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में होटल का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग होटल के कमरे में से शव को लेके जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दिव्या बहुजा का शव अब तक बरामद नहीं हो पाया है। ये 2 तारीख की शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी लड़की की लाश होटल सिटी पॉइंट, जो कि बस स्टैंड के पास है, वहाँ है। इसी सूचना पे पुलिस वहाँ पहुंची। जब वहाँ पे होटल के तलाशी ली गई और जो कैमरे देखे गए, उससे पता लगा कि एक लड़की की लाश को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया 3 लोगों द्वारा और उसको फिर BMW गाड़ी में डाला गया। और जो बेसिकली होटल का मालिक है मिस्टर अभिजीत, और उसके 2 जो कर्मचारी है, साथी कर्मचारी जो रेस्टोरेंट में काम करते थे, हेमराज और प्रकाश, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कई जो कार्ड है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। 7,000 से अधिक लोगों को निमंत्रण पत्र दिया गया है। 3 स्तरीय निमंत्रण दिया गया है। पहला फ़ोन पर, फिर ईमेल पर, व्यक्तिगत रूप से लोगों को मिलकर भी निमंत्रण दिया गया है। साधु संतों और गणमान्य व्यक्तियों को व्यक्तिगत निमंत्रण दिया गया है। देश भर में विशिष्ट लोगों को निमंत्रण दिया गया है। मशहूर उद्योगपति, कलाकार, राजनेता, खिलाड़ी, मीडिया जगत की हस्तियों को भी इस अवसर पर बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में जिस मीरा माझी के घर पर चाय पीने के लिए गए थे, मीरा माझी ने वो चाय का कप अपने भगवान के मंदिर में रख दिया है। उसमें मोदी ने चाय पी थी और दरअसल 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा माझी के घर पर अचानक पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने चाय पी। सामान्य परिवारों में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि एक दिन का 1 घंटा भी उनकी जिंदगी बदल कर रख देता है, और कुछ ऐसा ही हुआ अयोध्या की रहने वाली मीरा माझी के साथ। 30 दिसंबर वो तारीख है जिस तारीख को सुबह तक मीरा किसी के लिए चर्चा का विषय नहीं थी, लेकिन दोपहर होते होते मीरा माझी की जिंदगी में ऐसा बदलाव आया कि आज हर कोई मीरा माझी की चर्चा कर रहा है। मेरे साथ मीरा है। मीरा, ये बताइए, एक तो ये जो अभी आपने मुझे दिया ये चिट्ठी, ये प्रधानमंत्री जी ने कब भेजी आपको? कल शाम को 6 बजे। अच्छा जी। क्या लिखा है, पढ़िए आप। जी हाँ, यही बोले कि मतलब परिवार के बारे में शुभकामनाएं दिए नए साल का, और बोले कि 10 करोड़ के ऊपर लाभार्थी में एक वो थी, इसके लिए हमारे घर आए, वो पधारे और हमारे परिवार से मिलकर उनको बहुत खुशी हुई। यही सब मतलब शुभकामनाएं लिख के दिए हैं। जी मेरा ये बताइए, जितनी चीज़ें रखी हैं ये सब तोहफे वाली हैं या इसमें कुछ आपकी चीज़ें भी हैं? जी, ये कप प्लेट हमारे लिए आया है और तो सारे बच्चों के लिए आया आते हैं।
वीर के लिए बल्ला और गेंदा आया है, और नैना के लिए बैग, और वीर के लिए भी बैग आया है। नैतिक के लिए ये कैप आया है, क्योंकि उस दिन जब आए थे मतलब वो प्रधानमंत्री मोदी जी, तो ये ऐसा ही टोपी मतलब मेरा लड़का लगाया था, इसलिए उनको याद था, इसलिए ऐसी ही टोपी उन्होंने भेजा है। जी, तो न्योता देंगी मोदी जी को? क्यों नहीं, हम तो उनको हमेशा ही बुलाते रहेंगे कि हमारे गरीब कुटिया में वो पधारे श्री राम के रूप में। हमको बहुत अच्छा लगा, और क्या कहते हैं, मैं उन्हें भगवान का ही दर्जा दूंगी। जिस कप प्लेट में वो चाय पिए थे वो मैं अपने भगवान के पास ही रखी हूँ। वो कप प्लेट मैं जैसे भगवान का पूजा करती हूँ, ऐसे वो कप प्लेट का पूजा करती हूँ। जी, तमाम अधिकारी, तमाम नेता, मीडिया यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है, और जब से प्रधानमंत्री ने गिफ्ट भेजा है, एक बार फिर से मीरा माझी चर्चा में है। अपने सहयोगी प्रमोद और कैमरा पर्सन विनीत के साथ अयोध्या से रणवीर, एनडीटीवी। गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा लेने के लिए उत्तर पूर्व से एनसीसी की गर्ल्स कैडेट का एक बैंड पहली बार दिल्ली आया है। इस बैंड में शामिल लड़कियां उत्तर पूर्व की समृद्ध संस्कृति, विरासत का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। दिल्ली के एनसीसी कैंप में पहली बार नॉर्थ ईस्ट से बैंड आया हुआ है 26 जनवरी परेड के लिए। बात करते हैं बैंड कमांडर, क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? जैन सर, मेरा नाम सर्जन अंकिता शर्मा है और मैं असम गुवाहाटी से आई हूँ। तो कैसी तैयारी इस बार की, गुवाहाटी से आसाम दिल्ली? तैयारी अच्छी चल रही है, हम अच्छे कर रहे हैं अभी, और आगे जाना है हमें, जितना हो सके हम अच्छे से करना चाहते हैं। अच्छा, क्या नाम है, कहाँ से आई? जय हिंद सर, मेरा नाम कैडेट देवश्री हेड्डिक है और मैं आसाम गुवाहाटी से आई हूँ। तो डर यहाँ नहीं लग रहा है? दिल्ली में मौसम कुछ अलग है, यहाँ पर कर्तव्य पथ पर परफॉर्म करना है, बहुत सारे वीआईपी रहेंगे, पीएम वगैरह सब लोग रहेंगे। यस सर, हम लोग का जो आसाम में और दिल्ली का वेदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे ज़्यादा ही मतलब थोड़ा सा ठंडा है, और हमें बहुत खुशी है कि हम लोग इस बार फर्स्ट टाइम एनडीआर रीजन से आए हैं नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हम खुश है बहुत। कितने दिन से आपने ट्रेनिंग की है और क्या धुन परफॉर्म करने वाली है? हम लोग 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम लोग ने अभी कुछ दिन पहले 15 दिन का प्री आरडीसी कैंप किया था गुवाहाटी में, और अभी यहाँ पे आए हुए हमें ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया है। जोश और उत्साह कैसा है? जोश यहाँ पर बहुत अच्छा है, like since everybody is very encouraging and like we are really happy that we are here and everything is good। कैसी तैयारी है इस बार, मेंटल और फिजिकल की बात करें तो कर्तव्य पथ को लेकर? मेंटल और फिजिकल को देखें तो तैयारी अच्छी चल रही है। मेंटली हम लोग को पता है कि कर्तव्य पथ पर अगर मार्च करना है तो बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। पीएम एंड और बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स रहेंगे, उनके सामने करना है तो अच्छे से करना पड़ेगा। और अगर फिजिकली देखें तो क्लाइमेट बहुत चेंज है, गुवाहाटी में गर्म है और इधर ठंडा। क्लाइमेट हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, बट स्टिल हम लोग गर्म पानी हो गया, इधर का गर्म कपड़ा लगा के, ये सब ड्रेस लगा के हम लोग फिजिकली भी हम अपना आप का ख्याल रख रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों पर, पहली बार बैंड आया हुआ है ना? तो लगता है कि शोल्डर पर बहुत अच्छा परफॉर्म कैसा? अभी हम अच्छा कर रहे हैं और आशा करते हैं कि और अच्छा करें, और कर्तव्य पथ पर मार्च करना है तो और अच्छा करेंगे। जाहिर सी बात है कि नॉर्थ ईस्ट की गर्ल्स बैंड है एनसीसी की, उम्मीद कर रहे हैं ये कर्तव्य पथ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।